रात के सन्नाटे में होशिंगाबाद के जंगली रास्ते एक बदली हुई सांस के साथ गूंज रहे थे। दरख्तों की शाखें धीरे से आपस में टकराई और नीचे पत्थरों पर टप टप पानी की आवाज ने माहौल को और भी खामोश बना दिया। कमांडो C-313 ने अपने बेग की पट्टी सख्त की और कदम कदम पर अपनी मोहतात को कायम रखा। इसका चेहरा अब भी थोड़ा जख्मी था, मगर आंखें वही तेज और पुरजोश थी जो हर खतरे को पहचान लेती थीं। वो जानता था कि इसकी मंजिल करीब है, वही कैंप जहां बसोजीत और इसके साथियान इंतहा पसंदी की खौफनाक तरबियत कर रहे थे। इसने पहले से जो नक्शा बना रखा था, इसी के मुताबिक चलते हुए एक छोटे झाड़ी वाले रास्ते से नीचे उतरना शुरू किया। इस रास्ते के दोनों तरफ छोटे खैमे फैलाए गए थे। हर खैमे के सामने एक आधो मुहाफिज खड़े थे। आग जल रही थी, चमकदार बोतलें और कुछ सामान फैलाया हुआ था। मगर ये मंजर महज पर्दा था, असली खतरा अंदर की तरफ था। कमांडो ने अंदाजा लगा कि इस जगह के अंदर कम अज कम 3 आला तरबियत याफ्ता गैर मुल्की शरपसंद कमांडोज मौजूद हैं, वही लोग जिनके बारे में कले की फाइलों में बार बार जिक्र था। वो उधर उधर की रोशनियों और सांसों को नोट करता गया। हर कदम पर इसने खामोशी से कान लगाए रखी, हर छोटी सी हरकत इसके लिए सवाल बनकर आती। कैंप के बीच में एक बड़ा सा मैदान था जहां एक टेंट सा-7 जैसी बड़ी छतरी लगी हुई थी। इसके पास चंद लोग बैठे थे जो मशक़ें कर रहे थे। उनमें वो 3 बड़े नामवर कमांडोज भी मौजूद थे। पहली नज़र में वो आम तरबियत पा रहे अफराद नजर आए, मगर उनकी हरकत में एक खालिस सफाकी और तरतीब थी जो सिर्फ जंगजुओं में होती है। पहला बड़ा और चौड़ा, इसका कद बड़ा, बाजू मजबूत, चेहरा गुंजलदार मगर खामोश। इसके हाथ में एक खास किस्म का छोटा सा खंजर हमेशा चमकता रहता था। लोग इसे सरहद शिकन कहते थे क्योंकि वो लंबे फोर्स मार्शल टेक्निक्स में माहिर था। दूसरी तरफ एक दरमियाना मगर तेज रफ्तार आदमी था। तेज आंखें, जल्दी रद्द-ए-अमल और पाँव ऐसे के बिजली के झटके की तरह हमला कर लेता था। तीसरा पतला मगर चालाक, इसकी आंखों में मुस्तकिल एक खतरनाक चालाकी थी। वो हमेशा खामोश रहता मगर इसका ज़हन किसी भी वक्त वार कर देने के लिए तैयार था। ये तीनों मिलकर कैंप के असल सुतून थे। कमांडो ने उन्हें सर, तेज और च्याला के नाम से अपने जहन में रख लिया। वो मैदान के किनारे आहिस्तगी से चिपका हुआ था। इसने एक छोटी सी डिस्टर्बेंस पैदा करने की तरकीब बनाई, एक झाड़ी में पत्थर मारकर एक मसनूई शोर पैदा करना ताकि कुछ मुहाफिज वहां आ जाए। वो जानता था कि जब निगहबानी का ध्यान दूसरी जानिब होगा तभी वो करीब पहुंच सकेगा। इसने एक सांस ली और पत्थर फीका। पत्थर की आवाज ने पहली मुहाफिज की तवज्जो खींची, जो फौरन उठकर शोर वाली जगह की तरफ गया। कुछ सेकंड्स में 2 मुहाफिज वहां पहुंच गए। कमांडो ने इस मौका का फायदा उठाया और चुपके से खैमा के पास पहुंच गया जहां तेज खड़ा था। खैमे के करीब पहुंचकर इसने खामोशी से जमीन पर झुककर संभाला और अपने हाथ से नर्म सी रस्सी बाहर निकाली जिसे इसने छत के एक कंकर से बांधा। वो रोशनियों के पीछे छुपाकर खैमे के कतरेदार किनारा के नीचे घुस गया। अंदर से आती हुई गुफ्तगू ने इसके कानों तक रसाई की। गैर मुल्की लहजे में बोली जाने वाली जुबान, सख्त अहकामात और कभी कभी जोर का हंसना। उन्होंने अपने आप को मजबूत और बेरहम जाहिर करते हुए तरबियत जारी रखी। कमांडो ने अंदर का मंजर देखा तो इसके अंदर एक सर्दी सी दौड़ गई। तीनों कमांडोज एक तरह के गोल मेज के पास बैठे थे, धोने के बाद चमकदार चाकू अपने पास रखे और एक नक्शा पर निशान लगा रहे थे। मेज के किनारे कुछ लैपटॉप रखे थे और एक छोटी सी रेडियो डिवाइस से हल्की सी सरगोशी आ रही थी। उनमें से सबसे बड़ा सामने बैठा और एक खंजर उठाकर आहिस्तगी से अपनी उंगलियों पर घुमाते हुए बोला, आगे वाला जो भी हो, इसे हम बनाएंगे, वो रुक नहीं सकेगा। इसकी आवाज में कोई रहम नहीं था। कमांडो ने करीब से सुना और दिमाग में एक नया प्लान तैयार किया। वो जानता था कि बराह रास्त हमला खुदकशी जैसा होगा। इसे सबको अलग अलग करने की जरूरत थी ताकि एक एक करके मुकाबला किया जाए। इसके जहन में तंदही और रफ्तार दोनों के मिलाप से एक हिकमत अमली खड़ी हुई। पहले तेज को अलहदा किया जाए, फिर सर को उलझाया जाए और आखिर में च्याला को बेनकाब करके खत्म किया जाए। वो बाहर गुजरा, फिर एक छोटा सा धुआं बनाने वाला आला जेरे जमीन से निकाला। यही वही छोटा धमाका खोज था जिसे वो पहले गोदाम में इस्तेमाल कर चुका था, मगर अब एहतियात से शोर कम पैदा करने के लिए बनाया गया था। इसका मकसद निगहबानी को मुंतशिर करना था, मगर दया के शदीद नहीं होना चाहिए था, महज तवज्जो हटाने के लिए काफी था। इसने आहिस्तगी से आले को एक किनारे में रख दिया जहां से महसूस होता था कि धुआं और रोशनी बाहर निकलेगी। फिर वापस आहिस्तगी से वो झाड़ी में छप गया। धुआं फटते ही चंद शदीद आवाजें आई और गश्त फौरन भाग कर वहां पहुंचा। कुछ लोग बाहर निकले, हालात उलझ गए और कमांडो ने अपनी वक्त की कली खोल दी। इसने 2 छोटे कैमरों की मदद से पहले तेज के करीब आकर इसके मामूलात पे नजर रखी। तेज नीम सोया हुआ था मगर इसकी आदत थी कि वो बार बार अपने असलहे की जांच करता। कमांडो ने एक खास वक्त का इंतजार किया जब वो सबसे कम चूकना होगा। तेज के करीब पहुंचकर कमांडो ने खामोशी से एक छोटी सी बेड़ी बंदी रखी। ये एक तरह का रस्सी नुमा आला था जिसे तेज के पाँव के करीब झपटने पर वो फंस सकता था। जब तेज ने अपने खैमे के बाहर खड़ा होकर सिगरेट जलाया तो कमांडो ने बर्क रफ्तारी से झपट मारकर इसके पाँव के गिर्द बेड़ी लपेट दी। तेज ने पहले लम्हे में हैरत में आंखें पेड़, फिर हाथ उठाकर कमांडो की तरफ दौड़ा। इसी लम्हे कमांडो ने इसका हाथ पकड़ा और एक तरह की करीब से लड़ाई शुरू हुई।
तेज की तेजी और कमांडो की चालाकी का मुकाबला। तुम कौन हो? तेज ने गुस्से से चीखा, मगर कमांडो ने कान में जोर से कहा, खामोश। मैं वो हूँ जो तुम्हें हड़प कर लेगा। उनके दरमियान मुट्ठी, गूंज से, कुटने और पाव के वार भरे हुए थे। तेज बहुत तेज था, मगर कमांडो ज्यादा संजीदा और तजर्बाकार था। इसने तेज के कंधे पर एक मखसूस गिरफ्त डाली और फिर घुटने से इसकी रीढ़ की हड्डी पर एक जर्ब लगाई। तेज के होनटे काम उठे और वो जमीन पर मुंह के बिल गिर गया। कमांडो ने फौरी तौर पर इसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और इसकी नब्ज चेक की। वो बेहोश था मगर जिंदा था। अब बौखलाहट फैल गई। दूसरे मुहाफिजों ने शोर उठाया, मगर कमांडो पहले ही तेज के खेमे से निकला और एक दूसरे मकाम की तरफ बढ़ गया। इसने सर के इर्द गिर्द का मंजर परखा। सर मजबूत मगर थोड़ा सा गैर चूकना था, क्योंकि इसके बारे में सभी कहते थे कि वो ताकतवर मगर सुस्त रफ्तार है। कमांडो ने सर के लिए एक जाल तैयार किया, एक छोटी सी फंदादार रस्सी जिसे वो एक शाख के ऊपर रखकर नीचे से खींचेगा। वो जानता था कि जैसे ही सर इसकी चाल में आएगा, इसकी ताकत वाहिद इसकी तबाही बन सकती है। इसने आहिस्तगी से एक टुकड़ा रोह और चंद धागे मोल लिए और उन्हें खुश्क पत्तों में छुपा दिया। फिर एक जबरदस्त प्लान के लिए वो एक छोटा सा टारगेट तरतीब देने लगा। ये ऐसा प्लान था कि सर के बड़े हमले की सूरत में वो जाल खुद बखुद बंद हो जाएगा। जब सर रात की शुरुआत में अपनी पिघली हुई आवाज में चाय मांगने आएगा, तब कमांडो इसके नजदीक होगा। रात के चंद घंटों बाद, जब चांद गूंचा था, सर बाहर निकला। इसकी हर हरकत मुस्तहकम और मोहतात थी। वो अपने खंजर को छूना चाह रहा था कि अचानक जमीन से जाल ने इसे घेर लिया। सर ने पलट कर कदम रखा, मगर इसे उलझता हुआ देखा। पहले वो अपनी कुव्वत से बाहर निकालने की कोशिश करता रहा, मगर जल्दी से इसकी पाँव के ऊपर से रस्सी ने इसके बाजू को जोड़ लिया और इसकी हरकत महदूद हो गई। कमांडो फौरन ऊपर से नीचे उतर आया और दोनों के दरमियान एक जबरदस्त नजदीक लड़ाई शुरू हुई। सर ने गूंसों का भरपूर इस्तेमाल किया, मगर कमांडो ने इसके हमलों को पहचान कर इसकी हर हरकत का जवाब दिया। तो बस यही है तुम्हारा सबसे बड़ा वदा, कमांडो ने सांस फूलते हुए कहा। सर ने घबरा कर एक जोरदार वार किया, मगर कमांडो ने एक घूंसा इसी जाविये से मारा कि सर का चेहरा लहू से रंगीन हो गया और वो बेहोश गिर पड़ा। इस फिजा में कमांडो ने एक लम्हे के लिए खुद को देखा। तेज, सर और च्याला तीनों बेहरकत पड़े थे, मगर ये फतह मुख्तसर थी। इसने जाना कि अभी भी ज्यादा खतरनाक लम्हे आने वाले हैं। इसने जल्दी से तीनों को पटरियों में इकट्ठा किया, उनके हाथ पीछे बांधे और उनके मुंह बंद किए, ताकि जब मुहाफिज वापस आए तो कुछ सवाल ना उठाए। इसने उनके ऊपर एक पुराना कपड़ा डाल दिया और एक दूसरे रास्ते की तरफ बढ़कर अपनी अगली चाल सोची। कैंप के अंदर मौजूद आतिशगीर ज़खायर और मवासलाती सामान को मजरू करना अभी बाकी था, मगर इसने साथ ही एहसास किया कि कैंप के अंदर चंद दूर दराज जगहें ऐसी थी जहां से फौरन इमदाद पहुंच सकती थी। असपहलू के रास्ते और करीबी गांव में मौजूद कुछ लोग जो बसोजीत के लिए काम करते थे। लिहाजा इसने जल्दी से अपने आलात निकाले और कैंप के अहम मकाम, कम्युनिकेशन सेंटर और आर्सेनल हाल की जानिब आ। इसने पहले की तरह खामोशी से तारे काटी, ईस्ट स्टेशन को जाम किया और चंद छोटे धमाका खोज मवाद ऐसे जगहों पर रखे जो सिर्फ जखीरे को नुकसान पहुंचाए, मगर सुरंगों और बुनियादी ढांचे को नाकाबिल तलाफी नुकसान ना पहुंचाए। इसकी तदबीर ये थी कि दुश्मन की कुव्वत को मुस्तकिल तौर पर कम किया जाए, मगर कैंप के गिर्द किसी उम्दा तबाही के सबब आम लोग मुतासिर ना हों। आधी रात के करीब जब इसने सब कुछ शीट कर लिया और खुद दूर होकर छत पर बैठ गया, कैंप एक आर्जी खामोशी में डूब गया। कमांडो ने अपनी घड़ी देखी, वक्त करीब था। वो पीछे हटा और एक छुपने वाली जगह में बैठ गया जहां से वो हर मंजर देख सकता था। इसकी सांसें अब भी मुनज़्ज़म थी, मगर दिल में एक तेजी सी सरसराहट थी। उन्हीं लम्हों में जब रिकॉर्डशुदा धमाके चालू होकर कैंप को हिला देंगे। रात के 12 बजते ही एक एक करके धमाके सुनाई दिए। छोटे मगर मानी खोज धमाके, ज़खायर में बारूद का अमला, हथियारों का स्टॉक और मवासलाती आलात, सब प्रारुश्ता नुकसान पहुंचा। कैंप भाग दिया गया, शोर मचा और मुनज़्ज़म दिफा मुकम्मल तौर पर बहक गया। कमांडो ने इसी इंतशार का फायदा उठाकर खुद को वापस जंगल की तरफ मुंतकिल किया। रास्ते में इसने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखा। कैंप में से उठने वाला धुआं आसमान की तरफ बुलंद हो रहा था और दूर से लोगों की चीखें और वो भागते कदम सुनाई दे रहे थे। वो अपनी सांस को काबू में लाया, फिर चुपके से दरख्तों के साए में घुस गया। इसने महसूस किया कि अंदर एक बड़ा धड़कन कम हुई है। बसोजीत का निजाम जितना मजबूत था, वो इसी रात एक सोची समझी चाल में बखर गया था। कमांडो ने अपने कपड़े दोबारा साधु के लिखने में लपेट लिए, ताकि रास्ता मजीद महफूज रहे और वो दोबारा इधर किसी एजेंसी के जेरे हमले से बच सके। फिर वो आहिस्तगी से जंगल के रास्ते से वापस होशिंगाबाद की तरफ चल पड़ा, जहां इसके पास नए हदफ की प्लानिंग और इस अमल के बाद जो भी सबूत मिले थे उनको तरतीब देने का वक्त था। मगर दिल में एक गहरा सुकून भी था। इसने बड़ी कीमत चुकाई थी, मगर जिंदगियां बचाने के लिए वो सब कुछ कर गया था जो कर सकता था।